हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एंड एविक्शन एक्ट 1973 का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने लेक्चर 2 तक कवर किया था, जिसके अंदर हमने सेक्शन 11 तक कवर किया था। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 12, 13, 13A और 14 डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारी वो पहली वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 3, जो कि डिस्कस करेगा सेक्शन 13, 13A और 14 के बारे में और साथ 12 के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर सेक्शन नंबर 12 से। अब सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है? फेलियर बाय लैंडलॉर्ड टू मेक नेसेसरी रिपेयर्स। अब कुछ ऐसी रिपेयर्स होती हैं जो लैंडलॉर्ड के पार्ट पर बहुत जरूरी होती हैं, किसी भी टेनेंट को देने से पहले या उसको देने के बाद। कुछ ऐसी रिपेयर्स होती है उस बिल्डिंग की जो कि सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड ही लायबल है उसको करवाने के लिए। अगर वो उसने नहीं करवाई तो वो उसके लिए कौन कौन लायबल होगा, कैसे कैसे लायबल होगा, वो हम देखेंगे सेक्शन 12 के अंदर। तो देखते हैं सेक्शन 12, फेलियर बाय लैंडलॉर्ड टू मेक नेसेसरी पेमेंट्स। अब इसका क्लॉज 1 क्या कहता है? If a landlord fails to make the necessary repairs, अगर कोई लैंडलॉर्ड फेल हो जाता है कुछ नेसेसरी रिपेयर्स करवाने में, किस बिल्डिंग में? टू द बिल्डिंग अदर देन स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो जो रिपेयर्स होंगी, वो जो उस बिल्डिंग के अंदर रिपेयर्स होंगी, वो किस टाइप की नहीं होंगी? तो वो स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशंस नहीं होंगी। जैसे कि एक किराएदार है, उसने बोला कि ये जो आपका कमरा है इसके अंदर मेरे को एक दीवार खड़ी करवानी है, तो ये स्ट्रक्चरल हो गया, तो इसके लिए लैंडलॉर्ड लायबल नहीं है। लेकिन एक ऐसी रिपेयर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स की रिपेयरिंग, कोई हमारा लीकेज हो रखा है उसकी रिपेयरिंग, कोई हमारी माइनर सी डिफेक्ट है उसकी रिपेयरिंग, तो इन सब के लिए लैंडलॉर्ड लायबल है। लेकिन अगर कोई किराएदार ये बोल दे कि ये जो हमारा पैसेज है इसके बीच में हम दीवार खड़ी कर दें या इसके ऊपर एक नया रूम बना दें, तो वो हो गया स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन, उसके लिए लैंडलॉर्ड लायबल नहीं है और ना कि लैंडलॉर्ड करेगा, पहली चीज। अब ऐसे जो वो रिपेयर्स होंगी उसके लिए क्या होगा? द कंट्रोलर शैल कंपीटेंट टू डायरेक्ट, यहाँ पर जो आदेश देगा वो देगा कंट्रोलर, यहाँ पर आदेश देगा कंट्रोलर ऑन द एप्लीकेशन बाय टेनेंट, और आदेश वो अपने आप नहीं देगा। जब एक बार टेनेंट उसके पास एप्लीकेशन लेके जाएगा उस रिपेयर के रिगार्डिंग जो कि लैंडलॉर्ड को करनी थी, उस एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद जो भी कंट्रोलर होगा वो लैंडलॉर्ड को आदेश करेगा कि आप ये रिपेयर करवाओ। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं आगे। आफ्टर सच इंक्वायरी एज द कंट्रोलर मे थिंक नेसेसरी, और ये चीज हमने पहले वाले सेक्शन में भी पढ़ी है कि कंट्रोलर अपनी पहले इंक्वायरी करेगा और उस इंक्वायरी से संतुष्ट होने के बाद ही वो कोई ऑर्डर पास करेगा या कोई वो उसको आदेश देगा, किसको? लैंडलॉर्ड को। दैट सच रिपेयर मे बी कैरिड आउट बाय टेनेंट, अब अगर वो रिपेयर किसी टेनेंट ने अपने खर्चे में करवाई है तो उसके लिए भी कंट्रोलर लैंडलॉर्ड को बोलेगा कि भैया इसका खर्चा टेनेंट ने दिया है, अब आप इसके खर्चे की वापसी करो। कॉस्ट देयर ऑफ मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेंट, और वो खर्चे से वापसी कैसे होगी? जो भी उसका रेंट होगा उसमें से वो कुछ अमाउंट कटता जाएगा। किसका अमाउंट? जो टेनेंट ने खर्च किया है उस रिपेयर को करवाने में, विच इज पेबल बाय हिम। अब यहाँ पर हिम कौन है? टेनेंट। जो भी टेनेंट ने उस रिपेयर के ऊपर खर्चा किया है जिसको करने के लिए लायबल लैंडलॉर्ड था, उस खर्चे को वसूलने के लिए, उस खर्चे की वापसी के लिए कंट्रोलर लैंडलॉर्ड को आदेश करेगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेनेंट कि आपके बिहाफ पर ये खर्चा टेनेंट ने किया है। अब क्या होगा? ये खर्चा टेनेंट कैसे वसूल करेगा? आपके रेंट में से कुछ अमाउंट काट के। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब लेकिन इसके अंदर एक इसमें प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड क्या है? Provided that if the controller is satisfied from the affidavit or otherwise that urgent repair are essential, he may by order in writing
allow the tenant to get the repairs carried out on such terms and conditions as may be imposed by the controller. लेकिन कुछ ऐसी रिपेयर्स होंगी, कुछ ऐसी मरम्मत होंगी किसी बिल्डिंग के अंदर जिसके अंदर हम वेट नहीं कर सकते। जैसे कि ऊपर से छत टपक रही है और हमें पता है कि अगर इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई तो ये सीधा नीचे गिरेगी और इससे किसी की जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर कंट्रोलर अपनी डायरेक्शन के अंदर, अपनी डायरेक्शंस के अंदर ऑर्डर पास करेगा कि टेनेंट अपनी मर्जी से इसको रिपेयर करवा सकता है एज सुन एज पॉसिबल, और उसके बाद जो खर्चा आएगा वो बाद में दे देंगे। लेकिन वो जो ऑर्डर पास करेगा वो ऑर्डर इन राइटिंग होना चाहिए, पहली बात। और ये कैसी रिपेयर्स होनी चाहिए? ये अर्जेंट रिपेयर्स होनी चाहिए जिसके लिए हम वेट नहीं कर सकते। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 की। हमने अभी बात करी अगर कोई लैंडलॉर्ड जरूरी मरम्मत नहीं करवाता है तब। अब हम बात करेंगे कि एक किराएदार को कैसे बाहर निकाला जा सकता है सेक्शन 13 के अंदर, एविक्शन ऑफ टेनेंट के अंदर। सेक्शन 13 एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, क्या लिखा है? अ टेनेंट इन पोजेशन ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, ये दोनों क्या होती है वो मैंने आपको बता रखी है। शैल नॉट बी एविक्टेड देयरफॉर। अब हमें ये जानना है कि किस किस रीजन से एक किराएदार को बेदखल नहीं कर सकते, तो वो क्या रीजन होंगे? एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन इन द सेक्शन। पहला, अ लैंडलॉर्ड हु सीक टू इवेक्ट हिज टेनेंट शैल अप्लाई टू द कंट्रोलर। पहली चीज ये है कि अगर किसी लैंडलॉर्ड को अपने किराएदार को अपने घर से बेदखल करना है, निकालना है, तो वो उसकी एप्लीकेशन किसको देगा? कंट्रोलर को देगा। वो सीधा उस किराएदार को नहीं निकाल सकता, पहले उसकी एप्लीकेशन जाएगी लैंडलॉर्ड के थ्रू कंट्रोलर को फॉर द डायरेक्शन इन दैट बिहाफ। If a controller, after giving a tenant a reasonable opportunity of showing cause against an application, is satisfied। अब जब लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन देगा कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर उस एप्लीकेशन के बिहाफ पर टेनेंट से पूछताछ करेगा, टेनेंट से इंक्वायरी करेगा और टेनेंट को, किराएदार को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि वो भी अपनी उस नोटिस के अगेंस्ट में अपनी बात रख सके। जो किसने एप्लीकेशन दी थी? लैंडलॉर्ड ने। उस एप्लीकेशन के बेस पर टेनेंट अपनी बात रख सके, वो उसको पूरा टाइम देगा। अब उसने उसको टाइम पूरा दे दिया, अब क्या होगा? अब ये होगा that the tenant has not paid, ने पे नहीं किया, not tendered the rent ड्यू फ्रॉम हिम, मतलब जिस रेंट को देने के लिए वो लाइबल था उसने उसको दिया नहीं लैंडलॉर्ड को। इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटेड लैंड विद इन 15 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम। 15 दिन के अंदर अंदर, यहाँ पर ये टाइम याद रखना है, 15 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स्ड बाय द एग्रीमेंट। सपोज किसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि महीने की 7 तारीख तक आपको रेंट दे देंगे। अब ये 7 + 15, अगर 22 तारीख तक नहीं आया तो लैंडलॉर्ड कंट्रोलर के पास जा सकता है अपनी एप्लीकेशन लेकर। यहां तक की बात क्लियर है। दूसरा, टेनेंसी विद हिज लैंडलॉर्ड इन द एब्सेंस ऑफ, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं बना हुआ है, बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो उस महीने की आखिरी तारीख को। अब अगर कोई महीना 30 का है तो 30 तारीख, कोई महीना है 31 का तो 31 तारीख। यहां तक की बात क्लियर है। लेकिन इसके पीछे भी एक प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड क्या है? प्रोवाइडेड दैट इफ द टेनेंट within a period of 15 days of first hearing of the application of ejectment after due service pays tenders the arrears of the rent and interest to be calculated by the controller at 8% per annum, so such arrear together with such cost
of the application, if any, as may allowed by the controller, the tenant shall be deemed to have duly paid or tendered the rent within the time aforesaid। क्या हुआ, अगर उस टेनेंट ने 15 दिनों के अंदर अंदर, अब वो 15 दिन कौन सी, जब पहली हियरिंग हुई थी इस केस की पहली हियरिंग के अंदर अंदर उसने वो अमाउंट पे कर दिया। फर्स्ट हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इजेक्टमेंट, जब लैंडलॉर्ड ने उस एप्लीकेशन फाइल किया इजेक्टमेंट की कंट्रोलर के पास में, उसके बाद में जब पहली हियरिंग हुई उसके 15 दिनों के अंदर अंदर अगर किसी लैंडलॉर्ड ने उस अमाउंट को पे कर दिया, या जो अभी तक का बकाया किराया था वो पे कर दिया, और उसके ऊपर ब्याज पे कर दिया, और ये सब कौन तय करता, जिसको कि सेट किया था कंट्रोलर ने, कैलकुलेटेड बाय कंट्रोलर, और उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा 8% पर एनम के हिसाब से। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, जो उस बकाया रेंट पर ब्याज लगेगा वो लगेगा 8% पर एनम के हिसाब से, और जो लैंडलॉर्ड ने कॉस्ट बियर करी एप्लीकेशन की, उस कॉस्ट को भी देने का कौन लायबल होगा, टेनेंट। अगर टेनेंट ने ये सब चीजें पे कर दी हैं तो ये माना जाएगा कि टेनेंट ने अपनी सारी की सारी एरियर्स पे कर दी हैं और वो अब इस रेंट एग्रीमेंट को कंटिन्यू करना चाहता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं अगला प्रोवाइजो। अगला प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडिंग फर्दर दैट द लैंडलॉर्ड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एरियर ऑफ रेंट फॉर द पीरियड एक्साइडिंग 3 years। अब अगर कोई भी लैंडलॉर्ड है, उसने अगर एप्लीकेशन लगाई है एरियर को प्राप्त करने की, अपनी बकाया को वापस मांगने की, तो वो सिर्फ उस एप्लीकेशन प्रेजेंट से 3 साल पहले तक की ही मांग सकता है। अब सपोज कर लो अगर कोई मकान मालिक है और एक किराएदार है, और अगर उस किराएदार ने किसी मकान मालिक को 6 साल से रेंट नहीं दिया, तो यहाँ पर जब एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो वो जो लैंडलॉर्ड है अपने किराएदार से एप्लीकेशन लगाने के 3 साल पहले तक का ही रेंट मांग सकता है, ना कि 6 साल का। मतलब जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई उस दिन से 3 साल पहले तक का जो भी रेंट एरियर में आएगा, आपका जो भी रेंट आपका बकाया होगा वो आप मांग सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है नॉट एक्सीडिंग 3 years। यहाँ पर क्योंकि ये नॉट लिखा हुआ है तो हम इसको देखेंगे नॉट एक्सीडिंग 3 years। अब उसके पीछे क्या क्या कंडीशन होंगी, that the tenant has after the commencement of the 1949 act without written consent of the landlord, वो बिना लैंडलॉर्ड की सहमति से रह रहा हो, transferred his right under the lease or subject the entire building, rented land or portion thereof, उसने किसी और को ट्रांसफर कर दिया हो, use the building or rented land for the purpose of other than that or for which it is leased, मैंने लीज पे लिया था रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, मैंने लीज पर कोई जमीन ली रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, लेकिन मैं उसके अंदर बिजनेस कर रहा हूँ, एक तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो इस केस में भी लैंडलॉर्ड उसका एरियर मांग सकता है कि जब आपने मुझसे ये रहने के लिए लिया है तो आप इसमें बिजनेस कैसे कर रहे हैं। तो इस केस में भी लैंडलॉर्ड लायबल है। यहाँ तक की बात क्लियर है। That the tenant has committed or caused to be committed such act are likely to impair materially the value or utility of the building or rented land। वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे कि उस बिल्डिंग को हानि पहुंच रही हो, उस बिल्डिंग के रेपुटेशन को हानि पहुंच रही हो। जैसे किसी टेनेंट ने वो जमीन ली, वो घर लिया किसी इमोरल पर्पस के लिए, सपोज प्रोस्टिट्यूशन के लिए लिया, तो जहां पर वो काम हो रहा है उसके आसपास के लोगों के आगे तो इमेज खराब हो गई ना उस मकान की, और अगर कल को मकान मालिक को उस मकान को बेचना पड़ेगा तो क्या वो बिक पाएगा? नहीं बिक पाएगा, क्योंकि वहां पर काम इमोरल हो रहा है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं that the tenant has been guilty of such act and conduct,
उसने ऐसा कुछ एक्ट किया हो या ऐसा कुछ कंडक्ट किया हो जो कि एक न्यूसेंस है। न्यूसेंस मैंने एक आपको बताया, एक वो देर रात तक अपनी वो साउंड सिस्टम चला रहा है, 10 बजे के बाद चला रहा है, या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे कि जो कॉमन पैसेज है उसमें लोगों को आने में दिक्कत हो रही हो, या कुछ ऐसी दिक्कत कर रहा हो जिससे पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो सब न्यूसेंस में आते हैं। न्यूसेंस हमारे आईपीसी में 268 के अंदर है। न्यूसेंस टू द ऑक्यूपेंट ऑफ द सेम बिल्डिंग, जो वहां पर रह रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है उस टेनेंट से, और उसके आस पड़ोस की बिल्डिंगों को भी उससे तकलीफ हो रही है, जैसे कि उसने रात को डीजे बजाया, या उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी की थी जिससे कि नॉइस पोल्यूशन हो गया और उससे एयर पोल्यूशन हो गया, इस तरीके की कोई एक्टिविटी करी हो तो वो टेनेंट भी निकाला जा सकता है। अगला, that where the building is situated in a place other than his hill station, ऐसी कोई प्लेस हिल स्टेशन को छोड़ करके, the tenant has ceased to occupy the building for a continuous period of 4 months, सिर्फ हिल स्टेशन में हम ज़्यादा नहीं रह सकते और यहाँ पर अदर देन में रह सकते हैं हम 4 महीने तक। Without reasonable cause, the controller may make an order directing the tenant to put the landlord in possession of building or rented land, and if the controller is not satisfied, he shall make an order to rejecting the application. अगर वो कंट्रोलर इसकी एप्लीकेशन से संतुष्ट है तो वो उसको ऑर्डर करेगा, अगर संतुष्ट नहीं है तो वो उसकी एप्लीकेशन को खारिज भी कर सकता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, provided that a controller may give a tenant a reasonable time to putting a landlord in a possession of the building or rented land and may extend such time so as not exceed 3 months. हालांकि जब कंट्रोलर अपना आदेश देगा तो उस केस में टेनेंट को पूरा समय दिया जाएगा कि आप आराम से इसका जो पोजेशन है उस लैंडलॉर्ड को दे सकते हैं, लेकिन वो जो रीजनेबल टाइम होगा वो सारा मिलाकर के 3 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। मे एक्सटेंड टाइम सो एज नॉट एक्सटेंड 3 मंथ्स, और ये जो 3 मंथ्स होंगे ये सारा समय बोला गया है, मतलब उसको कुल मिला के सारा समय कितना दिया जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स को। किसको, टेनेंट को। किस लिए, ताकि वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लैंडलॉर्ड को हैंड ओवर कर सके। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। A landlord may apply to controller for an order directing the tenant to put the landlord in a position. अप्लाई करेगा, लैंडलॉर्ड करेगा कि भैया इसको यहाँ से निकालो, फिर मैं वहां पे जाकर रहूँ। इन केस ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इफ ही रिक्वायर इट फॉर हिज ओन ऑक्यूपेशन, अगर लैंडलॉर्ड को अपनी खुद की जमीन खुद के लिए वापस चाहिए तो भी वो कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगा सकता है कि आप इस टेनेंट को निकालो ताकि मैं वहां पे रह सकूं। इट इज नॉट ऑक्यूपाई अनदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन द अर्बन एरिया, और ये कंडीशन कब होगी, जब उस लैंडलॉर्ड के पास सिर्फ वही प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल और कोई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल नहीं, सिर्फ अगर उसके बाद एकमात्र ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेजिडेंशियल है और वो उसने किसी टेनेंट को दे रखी है, तो उस टेनेंट को हटा करके खुद रहने के लिए वो कंट्रोलर को एप्लीकेशन लिख सकता है। नॉट वैकेटेड सच बिल्डिंग विदाउट सफिशिएंट कॉज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 1949 एक्ट सेट अर्बन एरिया। यहाँ तक की बात क्लियर है। ही रिक्वायर इट फॉर द यूज ऑफ एन ऑफिस, अगर वो उस बिल्डिंग को ऑफिस की तरह भी यूज कर सके। कंसल्टिंग रूम बाय हिज सन, सो इंटेंडेड टू स्टार्ट प्रैक्टिस एज अ लॉयर, मतलब वो किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहता हो, उसका बेटा, लैंडलॉर्ड का बेटा अगर किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहता हो, किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहता हो, चाहे वो लॉयर हो, आर्किटेक्ट हो, सीए हो, या कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हो, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी वो उस टेनेंट से, लैंडलॉर्ड उस टेनेंट से अपनी वो जमीन वापस ले सकता है। आगे देखते हैं।
provided that such son is not occupying in the urban area concerned any other building for the use of office। लेकिन शर्त यह है कि वो जो उसका बेटा है उसने उस एरिया में कोई और ऑफिस नहीं खोल रखा हो। अगर उसके बेटे ने उस एरिया में कहीं और ऑफिस खोल रखा है तो उसको वो जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक ऑफिस है। अगर उसका ऑफिस किसी और एरिया में है तो वो उस एरिया में वो जमीन ले सकता है, लेकिन अगर उसी एरिया में कोई और ऑफिस है तो अपना नया ऑफिस खोलने के लिए वो बिल्डिंग के लिए अप्लाई नहीं करेगा। या तो पहले जो वो दूसरा ऑफिस है उसी एरिया में उसको बंद करे, उसके बाद अप्लाई करे, उससे पहले अप्लाई नहीं करेगा। It was let out to the tenant for the use of residential by reason of being in the service of employment of the landlord। अगर कोई ऐसा किराएदार है जो मकान मालिक के यहाँ पर काम भी कर रहा हो, कोई ऐसा किराएदार जो मकान मालिक के यहाँ पर नौकरी कर रहा हो, and the tenant has ceased whether before or after commencement of this act in such a service or employment, provided that where the tenant is a workman who has been discharged or dismissed by the landlord from his service or employment in contravention of the provision of Industrial Dispute 1947, shall not be liable to eviction until the competent authority under the act confirm the order of discharge or dismissal made against him by the landlord। कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कि अपने उस मकान मालिक का एम्प्लॉय भी है, एक ऐसा किराएदार है जो अपने मकान मालिक का एम्प्लॉय भी है और मकान मालिक ने उसको किसी रीजन से निकाल दिया है, तो उसको खाली नौकरी से निकाल सकता है, उसको उसके घर से नहीं निकाल सकता जब तक कि कंट्रोल उसके अगेंस्ट में कोई आदेश पारित ना कर दे। तब तक अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकता जब तक कि कंट्रोल अपनी इंक्वायरी पूरी करने के बाद उस एम्प्लॉय को, उस किराएदार को उस जमीन से बाहर निकालने का आदेश ना दे। तब तक आगे देखते हैं। Clause 4. The tenant has already in his own possession a residential building or subsequent acquire possession of or erect such a building reasonably sufficient for his requirement in the urban area concerned। अगर किसी टेनेंट ने कोई और जमीन ले ली है रेजिडेंशियल, कोई और उसने सिमिलर तरीके की ले ली है अपने रहने के लिए, तो उस केस में लैंडलॉर्ड उस टेनेंट को निकाल सकता है। He is a member of armed force of the Union of India and require it for the occupation of his family and produces a certificate from the prescribed authority referred to the in section 7 of Indian Soldier Act that he is serving under special condition within a meaning of 3 of। अब अगर कोई ऐसा आदमी है जो डिफेंस सर्विसेज में हो तो उसको भी हम दे सकते हैं, लेकिन उसको वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म पेश करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन की, फॉर द पर्पस ऑफ द सबसेक्शन फैमिली। अब फैमिली का मतलब क्या हुआ? सच रिलेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड एज ऑर्डिनरी लिव विद हिम, जो लैंडलॉर्ड के साथ रहते हो, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, वो फैमिली होगी। इन केस ऑफ रेंटेड लैंड, इफ ही रिक्वायर इट फॉर हिज ओन यूज, अगर कोई ऐसी रेंटेड लैंड है जो लैंडलॉर्ड को अपने खुद के पर्पस के लिए चाहिए, इज नॉट ऑक्यूपाइंग, और ऐसी कोई जमीन उस एरिया के अंदर उसके पास दूसरी नहीं है, नॉट ऑक्यूपाइंग इन द अर्बन एरिया कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ दिस बिजनेस एनी अदर rented land and has not vacated such rented land without sufficient cause after the commencement of 1949। अगर उसके पास ऐसी कोई जमीन उसी सेम एरिया में नहीं है तो वो खाली करवा सकता है अपने यूज के लिए। In case of building or rented land, if he requires it to carry out any building work at instance of the state government or local authority, any improvement trust under same improvement or development scheme, or if it has become unsafe or unfit for human habitation। कोई भी ऐसी बिल्डिंग हो, कोई भी ऐसी रेंटेड बिल्डिंग हो जिसको कि एक राज्य सरकार ने या एक गवर्नमेंट अथॉरिटी ने या एक लोकल अथॉरिटी ने अनफिट कर रखा हो तो उसको भी खाली करवा ली जाएगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द टेनेंसी इज
for a specific period agree upon the agreement between landlord and tenant, the landlord shall not accept subclause 5 of clause A be entitled to apply under this subsection before the expiry of such period. जब तक उसका पीरियड चल रहा है तब तक वो उसको अप्लाई नहीं कर सकता. Provided further that where the landlord has obtained possession of residential property of rented land under the provision of subclause 1 or subclause 5 or A, he shall not entitled to apply again under the said provision possession of any other building rented or same clause. जब तक उसका मैटर चल रहा तब तक वो रीअप्लाई नहीं कर सकता. Provided further, where landlord has obtained possession of any building under provision of subclause 2 of clause A, he shall not be entitled to apply again under the same subclause for the possession of any other building. वो किसी और बिल्डिंग के लिए भी नहीं ले सकता, अब चाहे वो उसके बेटे के लिए क्यों ले रहा हो. अब हम बात करें क्लॉज 3A की. In case of non-residential building, a landlord who stand retrieve or discharge from the armed forces, जो कि डिफेंस सर्विस से रिटायर्ड हो, of the Union of India, or who has a minor son at the time of the death of the deceased, और जो कि किसी शहीद का बेटा हो, जो कि किसी लैंडलॉर्ड का बेटा हो, मरे हुए लैंडलॉर्ड का, रिक्वायर फॉर हिज पर्सनल यूज, अगर उसको अपने पर्सनल यूज के लिए भी चाहिए तो उसको 3 साल के अंदर 3 साल के अंदर. अब कोई ऐसा है, एक लैंडलॉर्ड है जो मर गया है और एक उसका माइनर बेटा है, और उसका किराएदार कौन है? आर्म फोर्स का सेवा निवृत्त आदमी, आर्म फोर्स का रिटायर्ड आदमी. तो उसके लिए, उसको खाली करवाने के लिए उसको 3 साल तक का टाइम दिया जाएगा, और डिस्चार्ज अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स या फिर 18 साल तक होने का टाइम दिया जाएगा. और वो फिर 18 साल का होने के बाद कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन डाल सकता है कि आप इनको इस पोजीशन से हटाओ. लेकिन इसमें भी एक प्रोवाइजो है, provided that where the landlord has obtained possession of the non-residential building under the subsection, he shall not be entitled to apply again for the possession of any other non-residential building. अगर उसने एक बार अप्लाई कर दिया तो वो किसी और उसी सेम कैटेगरी की बिल्डिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकता. The controller shall, if he satisfied that the claim of the landlord is bona fide, अगर उसे लगता है कि जो लैंडलॉर्ड ने क्लेम किया है वो उचित है, make an order directing the tenant to put the landlord in a possession of building or rented land on such date as may specified by the controller. तो वो टेनेंट को आदेश देगा कि ये जो लैंडलॉर्ड को है पोजीशन आप दे दो और उस तारीख को देना जो मैंने इसमें मेंशन करी है. जो एक कंट्रोलर अपने ऑर्डर के अंदर मेंशन करेगा, उस तारीख के अंदर टेनेंट उस प्रॉपर्टी का पोजीशन उस लैंडलॉर्ड को दे देगा. एंड इफ द कंट्रोलर नॉट सेटिस्फाइड तो वो उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर देगा. अगला पॉइंट देखते हैं. प्रोवाइडेड दैट द कंट्रोलर में गिव द टेनेंट, अब यहाँ पर भी ये बात कह दी है कि वो टेनेंट को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा, उसकी सारी बात सुनेगा, और उसका भी टाइम कितना होगा? नॉट एक्सीडिंग 3 months. और यहाँ पर अब अगला हमारा पॉइंट आता है कि वो जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी उसको डिस्पोज ऑफ 1 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा. वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सब क्लॉज 5, यहाँ पर ये ध्यान रखना, सब क्लॉज 5 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 3. तो इसका जो डिस्पोज ऑफ का टाइम होगा वो मैक्सिमम 1 महीने का होगा. If the claim of a landlord is accepted, the controller shall make an order directing the tenant to put the
landlord in possession of the building on date specified in the order. Such date shall not be later than 15 days from the order. और वो जो डेट होगी जिस दिन कंट्रोलर ने ऑर्डर पास किया है उसके 15 दिन तक एक्सटेंड की जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं। अगर किसी कंट्रोलर ने किसी टेनेंट को ऑर्डर पास किया है कि आप 1 जून 2021 को इस लैंडलॉर्ड को इस प्रॉपर्टी की पोजीशन दे देना, तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का उसके बाद टाइम है, उस टाइम तक वो उसको पोजीशन दे सकता है। क्लॉज 6 where the landlord who has obtained possession of building or rented land in pursuance of order subsection 1 of clause A or clause B of subsection 3 does not himself occupy it, or if possession was obtained under subclause 5, subclause A, subclause subsection 3, his family do not occupy the residential building, or if possession was obtained by him on behalf of his son in pursuance of order subclause 2 of clause A of subsection 3, his son does not occupy it for the purpose of for which possession is obtained for a continuous period of। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, अगर उसके बेटे ने अप्लाई करी है तो उसका पीरियड कितना होगा, फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 12 months from the date of obtaining possession। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि बेटे के केस में 12 महीने टाइम दिया जाएगा। और 7वां क्लॉज ये कह दिया है where the controller is satisfied that any application made by landlord for the eviction of tenant is, कोई झूठी एप्लीकेशन है, कोई मिसलीडिंग एप्लीकेशन है, तो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर में डायरेक्ट द कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज, तो उस केस में लैंडलॉर्ड को बोलेगा कि भैया तेरी ये जो एप्लीकेशन है ये फॉल्स है, ये फ्रीवलस है, ये फिक्टिशियस है, तो उस केस में 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन के बाद, अब यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर कोई झूठी एप्लीकेशन लगाता है लैंडलॉर्ड किसी कंट्रोलर के आगे, तो उस टाइम पर लैंडलॉर्ड 500 रुपये तक के जुर्माने का अधिकारी होगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 13A की। सेक्शन 13A स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन इन सर्टेन केसेस। अब कुछ ऐसे केस है जहाँ पर स्पेशल एप्लीकेशन लगेंगी। क्या लगेंगी? वेयर द एप्लीकेशन इज मेड बाय लैंडलॉर्ड हु इज और वाज अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। कोई ऐसा लैंडलॉर्ड है जो कि आर्म फोर्स का मेंबर है, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर prior to after the date of his retirement or discharge, within 1 year from the date of commencement of Haryana Urban Control Act, whichever is later, on the ground mentioned subclause 1 of A of subsection 3 of 13. Same shall be dealt with accordance with the procedure specified in this section. कोई ऐसा लैंडलॉर्ड है जो कि एक आर्म फोर्स का मेंबर है। अब उसके अंदर 2 कंडीशनें हैं। पहली, विद इन 1 ईयर प्रायर टू और आफ्टर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, और विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। या तो उसकी जो वो उस या तो वो लैंडलॉर्ड जब उस डिफेंस सर्विस में था उसके 1 साल पहले तक, या जब ये हरियाणा एक्ट आया है उसके 1 साल तक वो अप्लाई कर सकता है। और एप्लीकेशन कैसी होगी? सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 क्लॉज A सब क्लॉज 1 के अंतर्गत प्रोसीडिंग होगी।
इसके अंदर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसकी प्रोसीडिंग किसके अंतर्गत होगी, सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 सब क्लॉज ए और 1। और आज की सीरीज का हमारा आखिरी सेक्शन, डिसीजन विच हैव बिकम फाइनल नॉट टू बी रीओपन्ड। एक बार जो फैसला हो गया वो दोबारा नहीं खुलेगा। ये कहाँ लिखी है, सेक्शन 14 के अंदर। द कंट्रोलर शैल समरीली रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विद सबसेक्शन 2 और 3 ऑफ सेक्शन 13 which raise substantially the issues and have been finally decided in any formal proceeding under this act। जो एक बार फैसला पहले हो गया है वो कंट्रोलर दोबारा नहीं खोलेगा, उसके ऊपर एप्लीकेशन कंट्रोलर दोबारा नहीं लेगा। हमने आज डिस्कस किया सेक्शन 12, 13, 13A और 14। ये हमने आज लेक्चर नंबर 3 डिस्कस किया है इसके बारे में, और आने वाले 2 से 3 वीडियो के अंदर आपका ये हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोलर खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।